दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम एसएससी जेई का जो पेपर हम डिस्कस कर रहे थे 2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक के जो क्वेश्चन है ये 117 तक के क्वेश्चन पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। इसके बाद यहाँ से देखते हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फोमवर्क रिक्वायर फॉर द बीम ऑफ 2 मीटर स्पान एंड क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ 400 mm क्रॉस 200 mm। ठीक है, तो इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, बीम के लिए फोमवर्क निकालना है कि कितना हमको रिक्वायर होगा। हमारा जो बीम का क्रॉस सेक्शन हमको दिया हुआ है और जो हमारा बीम है उसका स्पान दिया हुआ है, मतलब उसका लेंथ हमको गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ये जो हमारा फोम वर्क है ये हमारा क्या होता है और हमको किसके लिए यहाँ पे पूछ रहा है, हमको बीम के लिए पूछ रहा है। ठीक है, बीम के लिए। तो हम यहाँ पे ये भी समझ लेंगे कि हमारा जो कॉलम है उसके लिए कितना फोमवर्क रिक्वायर है, वो भी हम देख लेंगे कि अगर कॉलम का केस आता है और उसमें फोमवर्क कितना रिक्वायर बोलता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी हम इस क्वेश्चन में सीख लेंगे। और बीम के लिए तो हम देखेंगे ही। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बीम का केस देखते हैं। तो ये जो है हमारा क्या शो हो रहा है, बीम शो हो रहा है। ठीक है, और ये जो आपको शो हो रहा है ये डार्क कलर से, ये हमारा क्या है, बीम है। और ये जो आपको शो हो रहा है ये हमारा क्या है, फोमवर्क है। फोमवर्क क्या होता है, एक तरह का ढांचा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कंक्रीट को फिल करेंगे। ये देखिए, यहाँ से ये जो है हमारा बीम के लिए फोमवर्क दिया हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको शो हो रहा है ये हमारा क्या है, बीम है और उसके लिए क्या है, फोमवर्क यहाँ पे दिया हुआ है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, शटरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, फोमवर्क और शटरिंग सेम है। तो ये क्या होता है, एक तरह का ढांचा होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, कंक्रीट को फिल करते हैं। यहाँ से हम कंक्रीट को फिल करेंगे और फिर क्या होगा, इसमें जो हमारा बीम रहेगा इस फोमवर्क में कास्ट होगा। ठीक है, तो कास्टिंग के लिए, बीम के कास्टिंग के लिए हम ये जो फोमवर्क है इसको यूज में लाते हैं। तो ये जो फोमवर्क या फिर शटरिंग है इसका हमको क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो यही सब हमको ये निकालना है यहाँ पे कि इसका एरिया कितना रिक्वायर होगा। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इसका एरिया कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए कि अगर आप ये जो आपका ये जो आपका दो वर्टिकल साइड दिख रहा है क्रॉस सेक्शन का, ये और ये जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ये इन तीनों का जो लेंथ है इसको प्लस कर देंगे तो हमको क्या निकल आएगा, इसका पेरीमीटर निकल आएगा। और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो हमारा शटरिंग का है या फिर फोमवर्क है इसका पूरा एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका पूरा सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहीं पे हम यहाँ पे हमने वही किया है। ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फोमवर्क है वो इतने ही में है। ठीक है, इसके ऊपर नहीं है। ये हमको बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि क्या फोमवर्क ऊपर भी रहता है। नहीं, फोमवर्क ऊपर नहीं रहता है, ये सिर्फ यहाँ साइड में रहता है। ऊपर का जो जगह रहता है, ये जो ये वाला पोर्शन रहता है, ये हमारा क्या रहता है, खाली रहता है। ये जो पोर्शन, इसको आप इंक्लूड ना करें, इसका लेंथ हमको नहीं लेना है। ठीक है, जबकि हम कॉलम में जो इसका लेंथ है इसको हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे इसका लेंथ क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन आ जाएगा, ये जो पोर्शन आ जाएगा हमारा किस में इंक्लूड हो जाएगा, बीम के पोर्शन में इंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि हमको यहाँ पे स्पेस रहेगा तभी तो हम कंक्रीट को फिल कर पाएंगे ना यहाँ पे। तो फिर इसीलिए जो हमारा जो ऊपर का जो पोर्शन है इसको हम कंसिडर में नहीं लाते हैं जब हम शटरिंग का एरिया कंसिडर करते हैं बीम के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने कैसे इसको निकाला है। यहाँ पे सबसे पहले हमने बीम के लिए फोमवर्क को फाइंड आउट किया है और ये जो है हमारा क्या है, बीम है। तो फिर इसमें हम शटरिंग कहाँ पे लगाएंगे, ये जो पोर्शन होगा, हमको ऐसा बीम कास्ट करना है तो हम शटरिंग जो रहेगा हमारा इतना ही पोर्शन में होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा शटरिंग है वो हम कहाँ पे रखेंगे, ये जो है ये आपको रेड कलर से शो हो रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है, इतना ही में हम यहाँ पे शटरिंग प्रोवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ 2 वर्टिकल साइड, ये जो वर्टिकल साइड आपको शो हो रहा है, ये 2 वर्टिकल साइड का सम प्लस बेस, ये जो है हमारा बेस होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई हाइट हो जाएगा, क्योंकि इतना हमारा क्या दे देगा, पेरीमीटर दे देगा इसके क्रॉस सेक्शन का, जो हमारा शटरिंग होगा उसके क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर, मल्टीप्लाई बाई हाइट हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ फॉर्म वर्क मिल जाएगा बीम के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम कौन सा जो ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा ये जो वर्टिकल है, कौन सा हॉरिजॉन्टल है, हमको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये भी देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ 2 वर्टिकल साइड दिया हुआ है तो आप इसमें 200 + 200 करेंगे या फिर 400 + 400 करेंगे, ये
कंफ्यूजन आता है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हमेशा ये आप ध्यान रखिए इसमें कि जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन है, जो भी डायमेंशन हमारा बड़ा है, ये हमारा कौन सा होगा, डेप्थ में आएगा। जैसे यहाँ पे 400 हमारा बड़ा है तो हम क्या आएगा, 400 का हमारा डेप्थ होगा जो बीम है उसका। और जो हमारा 200 क्या है, ये छोटा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये जो विथ वाला पोर्शन होगा, मतलब ये हमारा 200 होगा और ये जो वर्टिकल है ये हमारा क्या होगा, 400 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप भी देखिए, अगर हमारा जो बीम है इसका डेप्थ ज्यादा है तो इस पे जो भी लोड आएंगे, ऊपर से जो भी लोड आ रहे हैं उसको क्या करेगा, ये इजिली रजिस्ट कर जाएगा क्योंकि इसका डेप्थ ज्यादा है। लेकिन अगर आप जो बीम है इसका डेप्थ ही कम कर देंगे तो क्या होगा, ये जो है हमारा जो बीम है वो फेल हो जाएगा। आप इसको इमेज से भी देखिए कि कैसे, मतलब अगर विथ ज्यादा है और विथ कम है तो कैसा क्या इफेक्ट पड़ता है, डेप्थ कम रहने से और डेप्थ ज्यादा रहने से लोडिंग कंडीशन में क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये भी देखिए। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छी इमेज है जिससे आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये देखिए, ये हमारा 2 टाइप का बीम है। ये जो बीम है इसका जो है हमारा डेप्थ जो है वो ज्यादा है, ये देखिए इसका जो डेप्थ है वो हमारा ज्यादा है और इसका जो डेप्थ है वो कम है। इस केस में हमारा जो विथ है वो कम है, लेकिन इस केस में हमारा विथ जो है ज्यादा है। ये इस वाले बीम का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे शो किया गया है, इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे शो हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो डेप्थ है ये ज्यादा है, यहाँ पे डेप्थ कम है, इसका विथ कम है और इसका विथ ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन ज्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ पे आपको देख के खुद ही समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा जब बीम का जब डेप्थ ज्यादा होता है तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू जब हमारा जो डेप्थ जो है बीम का वो कम रहता है तब। तो जब भी हमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा क्रॉस सेक्शन विथ इनटू डेप्थ का, तो हमको हमेशा जो हमारा लार्जर जो रहेगा उसको हमेशा कैसे क्या कंसिडर करना है, एज ए डेप्थ कंसिडर करना है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये जो बीम है हम इसका डेप्थ जो है ज्यादा है, इसका डेप्थ जो है कम है, तो ये जो है हमारा ज्यादा इफेक्टिव है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसका डेप्थ ज्यादा है वो ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। तो आपने पढ़ा भी है कि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रेक्टेंगल के केस में वो क्या होता है, BD³/12 होता है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे डेप्थ का क्यूब होता है। तो अगर हमारा जब डेप्थ ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा एक्स एक्सिस के अबाउट ज्यादा हो जाएगा, तो वो ज्यादा अच्छे से लोड को रेजिस्ट कर पाएगा। ये भी इसका रीजन है इसके पीछे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा 400 है इसको हम एज ए डेप्थ यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ 2 वर्टिकल साइड। तो वर्टिकल साइड हमारा क्या है 400 हो जाएगा। तो फिर 400 + 400 और फिर ये जो है हमारा विथ जो है वो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो ये हमारा 200 मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट आपको कितना दिया हुआ है 2 मीटर का दिया हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे mm में ले रहे हैं क्योंकि ये सारे जो है हमारे mm में है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये हमको कितना मिल रहा है mm में 2 × 10⁻⁶ mm², और इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ करेंगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो 2 मीटर स्क्वायर का हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बीम के लिए फॉर्म वर्क कैलकुलेट किया है, जो कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि कितना होगा 2 मीटर स्क्वायर का हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमको यहाँ पे क्वेश्चन में फॉर्मवर्क ऑफ कॉलम पूछता तो हम क्या करते, क्या चेंजेस आएंगे इसमें, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम जब कॉलम के लिए फॉर्मवर्क कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए हम कहाँ कहाँ पे फॉर्मवर्क लगाते हैं। हमारा जो कॉलम है इस तरह से जो है फॉर्मवर्क होता है, इसमें चारों साइड में हमारा कंसिडर होता है। ये जो है हमारा चारों साइड में हमारा क्या है फॉर्मवर्क यहाँ पे बना हुआ है। तो हम पेरीमीटर में ये जो पूरा है चारों साइड के लेंथ को हम कंसीडर करेंगे, जबकि बीम में हम ऊपर वाला जो लेंथ है उसको हम इग्नोर कर रहे थे क्योंकि उसमें वो किसका पार्ट था, हमारा बीम का ही पार्ट हो जा रहा था कास्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा होता है कॉलम के लिए फॉर्मवर्क होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये यहाँ से हम कॉन्क्रीट फिलअप करते हैं और क्या होता है उसके बाद हमारा जो कॉलम है वो कास्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं ये जो हमारा शटरिंग है या फिर फॉर्मवर्क है इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए अगर हम कॉलम के लिए कंसिडर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा डिफरेंस यही आएगा कि पेरीमीटर में ये जो चारों साइड है ये चारों साइड का लेंथ हम कंसिडर करेंगे, मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे हाइट कर देंगे, ठीक है। उसमें हम 3 साइड कंसिडर कर रहे थे, जब बीम का केस ले रहे थे तो हम ओनली 3 साइड कंसिडर कर रहे थे, और जब हम कॉलम का लेंगे तो चारों साइड का लेंथ कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे चारों साइड का लेंथ प्लस करेंगे 400 + 400 + 200 + 200 मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारा क्या है लेंथ है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा कॉलम के लिए 2.4 मीटर स्क्वायर का हम यहाँ पे शटरिंग को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 3 सेक्शन ऑफ एन एम्बैंकमेंट एट एन इंटरवल ऑफ 40 मीटर आर
10 मीटर स्क्वायर, 15 मीटर स्क्वायर, 35 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क फॉर द एम्बैंकमेंट यूज प्रिज्मोइडल मेथड। तो इसमें यहाँ पे हमको क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क निकालना है, किस मेथड से? प्रिज्मोइडल मेथड से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिज्मोइडल मेथड का क्या फॉर्मूला होता है और इससे हम कैसे क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क बोल रहा है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? क्वांटिटी हमको निकालना है, मतलब हमको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा मीटर क्यूब में आएगा, जो आंसर होगा वो। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये देखिए हमारा जो प्रिज्मोइडल मेथड है ये क्या होता है कि अगर हमको यहाँ पे नंबर गिवन है, मान लेते हैं हम ये क्या है A1 A2 A3 A4 A5 अप टू AN तक गिवन है। ठीक है, और इनके बीच का कोई फिक्स इंटरवल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे H बोल रहे हैं। तो इसके यूज करके हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा प्रिज्मोइडल मेथड बताता है यहाँ पे। तो जो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? H/3। H हमारा क्या है? यहाँ पे इंटरवल है, ये जो नंबर है इनके बीच का। ब्रैकेट में हमारा सबसे पहले किसका सम लिखेंगे? A1 प्लस AN। A1 हमारा क्या है? हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है और जो हमारा लास्ट टर्म है वो हमारा AN है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 टाइम ऑफ हमारा क्या आ जाएगा? जो भी इवन नंबर है, इवन हमारा क्या है? A2 A4 A6 A8 अप टू AN तक हमारा जो भी इवन है। AN भी हमारा इवन है, लेकिन ये हम किसमें इंक्लूड कर चुके हैं? लास्ट टर्म में ये ऑलरेडी आ चुका है। तो इससे पहले कौन सा इवन नंबर आएगा? हमारा AN-2। तो ये हमारा कहाँ तक जाएगा? A2 A4 अप टू AN-2 प्लस 2 टाइम ऑफ हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑड नंबर हो जाएगा। ऑड नंबर हमारा क्या है? A1 A3 A5 A7 अप टू AN-1। लेकिन हमारा जो A1 है ऑलरेडी फर्स्ट टर्म में इंक्लूडेड है, तो इसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? A3 से शुरू करेंगे और अप टू कहाँ तक जाएगा? AN-1 तक जाएगा। तो ये जो होता है हमारा प्रिज्मोइडल मेथड होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है। ठीक है, तो इससे देखते हैं, हम पुट कर देंगे। हमारा जो इंटरवल है हमको क्वेश्चन में 40 का दिया हुआ है, तो H इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, 40/3। और हमको यहाँ पे 3 एरिया दिया हुआ है। 40 के इंटरवल में हमको 3 एरिया पता है। तो हमारा A1 फर्स्ट हमारा जो एरिया है वो क्या है? A1 इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है। A2 जो होगा हमारा जो सेकेंड एरिया होगा वो होगा, वो भी हमारे नेक्स्ट 40 मीटर के इंटरवल में हमको दिया हुआ है, जो कि हमारा 15 मीटर स्क्वायर का है। और इसके बाद हमारा A3 है जो कि हमारा 40 मीटर के इंटरवल में ही है, जो कि हमारा कितना है? 35 मीटर स्क्वायर का है। तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा? H/3 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है 10 और लास्ट टर्म जो है हमारा 35 है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हो गया, प्लस 4 टाइम ऑफ हमारा क्या हो जाएगा? इवन नंबर होता है। यहाँ पे देखिए 4 टाइम ऑफ इवन नंबर। तो हमारा क्या है? इवन नंबर हमारा क्या है? यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये जो हमारा ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड नंबर था, तो फिर यहाँ पे 4 टाइम ऑफ इवन, तो इवन हमारा क्या है? 15 है, प्लस 2 टाइम ऑफ ऑड होता है। तो ऑड में तो हमारा क्या से स्टार्ट होता है? ऑड। इसके बाद इन दोनों के बीच में और कोई ऑड नंबर है नहीं, क्योंकि ये जो हमारा 1 और ये जो 3 था ये हमारा फर्स्ट और लास्ट में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं, तो ऑड हमारा है नहीं, तो 2 टाइम ऑफ 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जो वॉल्यूम है ये कितना आ जाएगा? 400 मीटर क्यूब का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ये जो अर्थ वर्क है जिसका हमको 40 मीटर के इंटरवल में हमको एरिया पता था, इसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिए प्रिज्मोइडल मेथड से। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ अ मशीन हैविंग अ इनिशियल कॉस्ट ऑफ 10,000, द स्क्रैप वैल्यू इज 1000 रुपीज एंड यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर। हमको डेप्रिसिएशन निकालना है और हमको क्या दिया हुआ है? मशीन का इनिशियल कॉस्ट दिया हुआ है और हमको यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ हमको? उसका जो यूजफुल लाइफ है, जो हमारा जो टोटल लाइफ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का, वो हमको कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 30 ईयर का हमको दिया हुआ है। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देखे थे, फिर भी मैं बता देती हूँ इसमें एक बार कि किसी भी चीज का जो वैल्यू होता है आफ्टर डिसमेंटल, ठीक है, जब जैसे आप घर देख लीजिए, उसको हम तोड़ देंगे और उसके जो कंपोनेंट्स है उसको जब हम बेचेंगे तो उससे जो पैसा मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? स्क्रैप वैल्यू कहलाएगा। ये हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर घर को तुड़वाने में हमको ज्यादा पैसा लग गया और जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसको हम बेचे तो कम पैसा मिल रहा है हमको, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट आएगा अल्टीमेटली क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जितना मिला उससे ज्यादा तो हमने तुड़वाने में ही उसमें पैसा खर्च कर दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको स्क्रैप वैल्यू इस केस में नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है। वो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। अगर हम बेच रहे हैं तो हमको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो हमको हमारा जो स्क्रैप वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आएगा। और जो दूसरा टाइप का होता है हमारा क्या होता है? साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू क्या होता है? विदाउट डिसमेंटल किए हुए जो भी हमारा जो बिल्डिंग होता है उसका जो कॉस्ट है
वो हमारा क्या कहलाता है, साल्वेज वैल्यू कहलाता है। ठीक है, और ये जो दोनों वैल्यूज है हम कब कैलकुलेट करते हैं, एंड ऑफ यूजफुल लाइफ टाइम में जो भी वैल्यू आता है। तो ये जो हमारा जो साल्वेज वैल्यू है ये क्या होता है कि विदाउट डिसमेंटल किया होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आता है, क्योंकि आप जो भी हमारा घर है उसको बेचेंगे तो फिर बिना डिसमेंटल करें, वो जो भी घर है उसको बेचते हैं तो उसको कुछ ना कुछ तो रुपए मिलेगा ही। ठीक है, वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, भले 1 रुपए मिले 2 रुपए मिले, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो हमारा जो सॉल्वेज वैल्यू होता है हमेशा पॉजिटिव, स्क्रैप वैल्यू में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, क्योंकि स्क्रैप में क्या करते हैं, आफ्टर डिसमेंटल कैलकुलेट करते हैं, और जो हमारा साल्वेज है वो क्या होता है, विदाउट डिसमेंटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमारा होता है फॉल इन वैल्यू। फॉल इन वैल्यू कैसे हो सकता है, ये किसके कारण होगा, जैसे कि कोई भी घर है, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू इनिशियली जो उसका जो उसको बेचने से जो पैसा मिलता है वो हम जब उसका लाइफ जो यूजफुल लाइफ जब खत्म हो जा रहा है उसके बाद जब हम उसको बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका जो पैसा है वो हमको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, कोई भी मशीन है, उसको हम इनिशियली जो है उसका कॉस्ट ज्यादा रहता है, आफ्टर उसका यूजफुल लाइफ जब खत्म हो जाता है और उसको हम बेचते हैं तो उसका जो कॉस्ट रहता है वो कम हो जाता है। तो फिर ये जो कॉस्ट में जो डिक्रीमेंट आता है ये हमारा क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। और डेप्रिसिएशन हमारा किसके कारण होता है, वियर एंड टियर, फॉल इन मार्केट वैल्यू, या फिर कई रीजन हो सकते हैं। बस यहाँ पे मैंने 2 ही रीजन लिखा है कि कोई भी मशीन है हमारा, उसमें कोई भी कंपोनेंट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो फिर हमारा उसका जो उसमें या फिर उसमें कुछ वियर टियर या फिर ऐसा कुछ चीजें हुई है जिसके कारण से उसका क्या हो जा रहा है, मार्केट उसका जो वैल्यू है मार्केट में कम हो जा रहा है, या फिर मार्केट वैल्यू ऑलरेडी कम हो गया है। ठीक है, पहले वो चीज उसका पहले कोई भी चीज थी उसकी वैल्यू ज्यादा थी, आफ्टर टाइम टू टाइम हर चीज का वैल्यू क्या होता है, गिरता रहता है, बढ़ता रहता है। तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कांस्टेंट रहे, तो मार्केट वैल्यू भी कम होने के कारण क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन होगा। या फिर कोई भी मशीन है उसका एफिशिएंसी कम हो गया है तो क्या हो जाएगा, उसका मार्केट तो फिर हमको क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा। उसका जो कॉस्ट था जो हम इनिशियली पे किए थे उसके लिए जब हम उसको बेचेंगे तो उसमें हमको क्या मिलेगा, कमी मिलेगा। ठीक है, तो फिर हमारा जो डेप्रिसिएशन रहता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट है या फिर जो हमारा इनिशियली कॉस्ट जो हम पे किए हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट है। तो हम यहाँ पे 10,000 पे किए थे इनिशियली, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू क्या है कि आफ्टर डिसमेंटल करने के बाद उसका जो वैल्यू है हमको कितना मिला है, 1000 सिर्फ मिला है। ठीक है, और उसका जो एस्टिमेटेड लाइफ है, उसका जो एट द एंड ऑफ जो उसका यूजफुल लाइफ है, ठीक है, तो वो हमको कितना मिला है, 30 मिला है, 30 दिया हुआ है। तो इसका जो डेप्रिसिएशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9000 अपॉन 30, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 300 का हमारा आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन निकालने का, इसको आप ध्यान रखिए। इनिशियल कॉस्ट में से हमको क्या माइनस करना है, स्क्रैप वैल्यू को माइनस करना है, अपॉन जो उसका यूजफुल लाइफ है वो कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन मिल जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमको क्या दिया हुआ है, what is the difference between the sum of interior angle of plane triangle and spherical triangle for an area of triangle 195 स्क्वायर किलोमीटर ऑन द अर्थ सरफेस। तो हमको बोल रहा है कि जो हमारा प्लेन ट्रायंगल है और जो हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है एरिया का वो कितना होता है, 195 किलोमीटर स्क्वायर का हमको दिया हुआ है इसमें। तो फिर हमको क्या निकालना है कि जो हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा, जो हमारा जो ट्रायंगल है उनके जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा, इनके बीच का हमको डिफरेंस यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए हमारा प्लेन ट्रायंगल क्या होता है और जो हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल है वो हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा क्या है, इसका जो ये हमारा क्या है, स्फेरिकल ट्रायंगल है, ये जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे, और ये जो है हमारा क्या है, प्लेन ट्रायंगल है। तो इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होता है, ये जो एरिया है, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारा क्या है, स्फेरिकल ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल के बीच का जो एरिया का डिफरेंस आपको हमारा कितना होता है, 195 किलोमीटर स्क्वायर का होता है। और इनका जो एरिया का जो डिफरेंस होता है वो 195 किलोमीटर स्क्वायर का है। तो इनका जो इंटीरियर एंगल होगा, उनका सम का जो डिफरेंस होगा वो 1 सेकेंड का होता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा।
तो हम जब हमारा जब सर्वेइंग होता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो प्लॉट है इसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, फ्लैट मान के चलते हैं ताकि जो हमारा कैलकुलेशन है वो इजी हो। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे वही लिखा है कि जब हमारा जो डिफरेंस है वो कितने का होता है, 195 किलोमीटर का स्क्वायर का होता है, तो हमारा जो इंटीरियर एंगल के बीच का जो सम का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 1 सेकेंड का होता है स्फेरिकल और प्लेन ट्रायंगल के बीच का। इसके बाद जो हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्केल, हमको लार्जेस्ट स्केल बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि हमारा लार्जेस्ट स्केल होता क्या है। तो जो हमारा लार्जेस्ट स्केल होता है इसका मतलब क्या होता है, मोर डिटेल मैप। ठीक है, जब जो हमारा लार्जेस्ट स्केल है इसका मतलब है कि जो हमारा मैप है वो कितना डिटेल्ड है। जब भी हमको लार्जेस्ट स्केल बोलेगा तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट स्केल का मतलब होता है मोर डिटेल मैप। जो ज्यादा डिटेल्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट स्केल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, विच ऑफ द स्केल इज लार्जेस्ट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। यहाँ पे इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ। इसके बाद हम जो हमारा क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम खुद ही चूज कर लेंगे। और ये जो हमारा स्केल है वो हमारा क्या है, यहाँ पे तो लार्जेस्ट स्केल हमको समझ लिया हमारा क्या है, मोर डिटेल जितना रहेगा उतना ही ज्यादा लार्जेस्ट स्केल रहेगा। लेकिन हमारा स्केल क्या है ये हम समझते हैं। स्केल क्या है हमारा, स्केल ऑफ अ मैप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप टू द करस्पॉन्डिंग एक्चुअल डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हमको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर का हमको दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 50 मीटर है लैंड का, 50 मीटर हमारा जो फील्ड में है उसको हमने कैसे प्लॉट किया है, 1 सेंटीमीटर प्लॉट किया है हमारा जो ड्राइंग बुक है उसमें। ठीक है, जो हमारा बुक है, जो हमारा ड्राइंग बुक है उसमें हमने 1 सेंटीमीटर प्लॉट किया है 50 मीटर को। सिमिलरली यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर क्या है कि हमारा जो 50 किलोमीटर का जो लेंथ है हमारा फील्ड में उसको हमने क्या प्लॉट किया ड्राइंग बुक में, 1 सेंटीमीटर का पुट किया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्केल की बात। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन ज्यादा डिटेल है। 50 मीटर को आप क्या क्या पुट कर रहे हैं, क्या प्लॉट कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर प्लॉट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 50 किलोमीटर को आप 1 सेंटीमीटर प्लॉट कर रहे हैं। तो ये देखिए इसमें बड़ा कौन है हमारा, 50 किलोमीटर बड़ा है। तो यहाँ पे 50 किलोमीटर को आप 1 सेंटीमीटर प्लॉट कर रहे हैं तो हमारा जो मैप रहेगा वो कम डिटेल्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है हमारा कम लेंथ है उसको हम 1 सेंटीमीटर में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, मोर डिटेल मैप बनेगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ज्यादा लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कम लेंथ को 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल वर्क कर सकते हैं उसके अंदर का। भले ही जो हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर वाला है ये कम एरिया कवर करे, लेकिन जो हमारा मोर डिटेल होगा वो कौन सा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर का होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ना यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 50 मीटर को 1 सेंटीमीटर पुट कर रहे हैं और यहाँ पे 50 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कम लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर पुट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ज्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं, उसके आसपास की चीजों को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इसमें लार्जर स्केल हमारा क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर का हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हम देखते हैं 1:500 है। ठीक है, तो हम यहाँ मानते हैं कि हमारा क्या है, हमारा हमको कोई यूनिट नहीं दिया है तो हम यहाँ मान लेते हैं क्या है, मान लीजिए कि हमारा जो 500 सेंटीमीटर का जो लेंथ है हमारे जो फील्ड में उसको हमने क्या प्लॉट किया है, मैप में 1 सेंटीमीटर का प्लॉट किया है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या है, 1000 सेंटीमीटर का जो फील्ड में है उसको हमने मैप में कितना में प्लॉट किया है, 1 सेंटीमीटर में प्लॉट किया है। यहाँ पे 2500 को हमने 1 सेंटीमीटर में प्लॉट किया है, यहाँ पे 50,000 को हमने 1 सेंटीमीटर में प्लॉट किया है। तो यहाँ पे जो हमारा मोर डिटेल होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 1:500 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कम लेंथ को हमने 1 सेंटीमीटर के इक्वल प्लॉट किया और यहाँ पे हमने ज्यादा लेंथ को 1 सेंटीमीटर के इक्वल प्लॉट किया है। तो यहाँ पे हम किया है, तो ये जो केस है इसमें हम ज्यादा डिटेल से शो कर पाएंगे हर चीज। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट स्केल हो जाएगा। जो हम स्केल जब हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि जो भी लेंथ हम मैप में प्लॉट किए हैं अपॉन जो भी लेंथ हम फील्ड में मेजर किए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है, फील्ड में मेजर किया वो लेंथ है और जो ऊपर में हमको शो हो रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, जितना हमने प्लॉट किया है ड्राइंग पेपर में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ अ लाइन लाइज इन द 3rd क्वाड्रेंट मेकिंग एंगल इन क्लॉकवाइज विद द नॉर्थ। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म यूज हो रहा है क्वाड्रेंटल बियरिंग। 2 टाइप के बियरिंग होते हैं हमारा। बियरिंग का मतलब होता है एंगल।
ठीक है। दो टाइप के बियरिंग होते हैं हमारे, होल सर्कल बियरिंग होता है और एक क्वाड्रेंटल बियरिंग होता है। क्वाड्रेंटल बियरिंग हमारा क्या होता है, रिड्यूस बियरिंग भी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ ही गया है हमारा जो बियरिंग है इसके ऊपर, तो यहाँ पे हम बियरिंग भी देख लेते हैं कि हमारा होल सर्कल बियरिंग क्या होता है, क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है और उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा होल सर्कल बियरिंग होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं होल सर्कल बियरिंग में हम कैसे मेजर करते हैं। ये भी हमारा एक टाइप का एंगल ही है। इसको मेजर करने के लिए हमारा जो डायरेक्शन रहता है वो फिक्स डायरेक्शन रहता है। इसको हम नॉर्थ से मेजर करते हैं। इसका जो रेंज हो सकता है वो 0 से 360 डिग्री का हो सकता है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। जो हमारा WSB होता है, WCB होना चाहिए यहाँ पे। WCB जो रहता है इसमें हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज ही मेजर करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा होल सर्कल बियरिंग है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो है हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जब हमारा जो लाइन है OA वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब प्रेजेंट है तो फिर हमारा जो होल सर्कल बियरिंग होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये देखिए हमारा जो OA है ये कितना एंगल बना रहा है नॉर्थ से हमको ऑलवेज मेजर करना है। तो ये हमारा कितना एंगल बना रहा है, θ1 का एंगल बना रहा है। तो इसका जो होल सर्कल बियरिंग है उसको हम कैसे लिखेंगे, होल सर्कल बियरिंग ऑफ OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे θ1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर जो हमारा लाइन है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है OB, और ये तो फिर इसका होल सर्कल बियरिंग कैसे हो जाएगा, इसको भी हम किससे मेजर करते हैं, नॉर्थ से मेजर करते हैं। और ये जो एंगल होगा ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो हमारा जो होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन OB हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे θ। तो यहाँ पे देखिए होल सर्कल बियरिंग ऑफ OB हमारा क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको कहाँ से मेजर किया है, नॉर्थ से मेजर किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिमिलरली जो हमारा लाइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है OC, तो इसका क्या हो जाएगा, होल सर्कल बियरिंग नॉर्थ से मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, θ3 हो जाएगा। और जो हमारा फोर्थ लाइन है OD, इसका हमको फाइंड आउट करना है होल सर्कल बियरिंग, नॉर्थ से मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे θ4 हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है, होल सर्कल बियरिंग ऑफ OC हमारा कितना है, θ3, और होल सर्कल बियरिंग ऑफ OD हमारा क्या हो जाएगा, θ4 का हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो सेकंड है, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, रिड्यूस बियरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्वाड्रेंटल बियरिंग भी बोलते हैं। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए क्या रूल्स हैं। इसमें जो फिक्स डायरेक्शन होता है हमें क्या होता है, नॉर्थ या फिर साउथ, कुछ भी हो सकता है। होल सर्कल बियरिंग में सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ होता है हमारा फिक्स डायरेक्शन, इसमें हमारा नॉर्थ या फिर साउथ कुछ भी हो सकता है। इसका जो एंगल का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 to 90 डिग्री का होता है। होल सर्कल बियरिंग में क्या होता था, 0 से 360, ठीक है। इसमें हम 0 से 90 डिग्री तक मेजर कर सकते हैं एंगल का जो रेंज है। और इसका जो मूवमेंट रहता है वो हम क्लॉकवाइज में भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉक में भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने होल सर्कल में देखा था, सिर्फ और सिर्फ हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकते थे। इसमें हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है आपको शो हो रहा है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये जो है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट में हमारा जो लाइन है वो कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब प्रेजेंट है OA, तो इसका जो रिड्यूस बियरिंग होगा वो क्या होगा, हमको कहाँ से मेजर करना है, या फिर नॉर्थ से करना है या फिर साउथ से करना है, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, या फिर नॉर्थ से करें या फिर साउथ से करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में करें। और जो हमारा एंगल का रेंज है वो 0 से 90 के बीच में ही होना चाहिए। तो रिड्यूस बियरिंग ऑफ लाइन OA क्या हो जाएगा, ये हमारा OA है, तो हम कहाँ से मेजर करेंगे, ईस्ट से तो कर नहीं सकते हैं, हम किससे मेजर करते हैं, नॉर्थ से करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे नॉर्थ, हमारा जो एंगल है वो कहाँ से बन रहा है, नॉर्थ से मेजर कर रहे हैं ना, तो फिर नॉर्थ θ1, और कहाँ तक किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये जो एंगल हम किधर जा रहा है, हमारा ईस्ट के डायरेक्शन में, तो नॉर्थ θ1 ईस्ट। सिमिलरली हम यहाँ पे रिड्यूस बियरिंग ऑफ OB निकालेंगे, जो कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये हम किससे मेजर करेंगे, साउथ के पास में है तो साउथ से करेंगे, जैसे कि हम नॉर्थ और साउथ से ही करते हैं। लेकिन ये जो लाइन हमारा किसके पास है, ये देखेंगे साउथ के पास है, तो साउथ से मेजर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साउथ θ2, और किस तरफ जा रहा है, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो रिड्यूस बियरिंग ऑफ OB क्या हो जाएगा, साउथ θ2 ईस्ट। सिमिलरली हम रिड्यूस बियरिंग ऑफ OC निकालेंगे, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये किसकी रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, साउथ के पास में है तो साउथ से मेजर करेंगे, साउथ। ये जो एंगल है हमारा किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो साउथ θ3 W।
और सिमिलरली हम रिड्यूस वेयरिंग ऑफ ओडी मेजर करेंगे, जो कि हमारा 4th क्वाड्रेंट में है, कि किसके पास में है, नॉर्थ के पास में है ना। तो फिर हम नॉर्थ से मेजर करेंगे, नॉर्थ θ4, और किसकी तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ θ4 वेस्ट। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिड्यूस वेयरिंग या फिर क्वाड्रेंटल वेयरिंग को मेजर करते हैं। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन में। हमारा जो क्वेश्चन है हमको क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ लाइन इन द थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा लाइन है, और क्या कितना एंगल बना रहा है हमारा, मेकिंग एन एंगल इन क्लॉकवाइज विद द नॉर्थ के साथ क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है, और हमारा जो लाइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे देखिए इसी चीज को हमने ड्रॉ किया है। ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है। तो हमको क्या बोल रहा है कि नॉर्थ से हमारा क्या है, एंगल मेजर किया गया है। कहाँ पे जो हमारा लाइन तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा लाइन है वो कहाँ प्रेजेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट। तो और ये जो एंगल हमारा जो मेजर है इस लाइन का, हमारा कहाँ से मेजर हो रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका हमको क्या बोल रहा है, क्वाड्रेंटल बियरिंग पूछ रहा है, ठीक है, रिड्यूस बियरिंग या फिर क्वाड्रेंटल बियरिंग पूछ रहा है। तो जो क्वाड्रेंटल बियरिंग होता है हम कहाँ से मेजर करते हैं, ऑलवेज ही हम यहाँ पे नॉर्थ से करते हैं या फिर साउथ से करते हैं। तो ये किसके पास में है, साउथ के पास में है, तो हम साउथ से मेजर करेंगे। तो ये जो एंगल होगा हमारा कितना आ जाएगा, हमको यहाँ से यहाँ का जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, थीटा का दिया हुआ है, ठीक है। जो हमको एंगल गिवन है वो कितना है, थीटा का एंगल गिवन है। तो ये जो एंगल होगा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का 180 डिग्री हो जाएगा। ये जो एंगल होगा हमारा स्ट्रेट है तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा माइनस 180 का ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा। तो ये जो क्वाड्रेंटल बियरिंग है इस लाइन का हम कैसे लिखेंगे, साउथ थीटा माइनस 180, और ये हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। ये हमारा ईस्ट होता था और ये हमारा क्या है, वेस्ट है। तो हमारा क्या हो जाएगा, साउथ थीटा माइनस 180 वेस्ट। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, ये जो हमारा 4th ऑप्शन है, साउथ थीटा माइनस 180 वेस्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो। यहाँ पे हमको एंगल नहीं दिया हुआ है, मेकिंग एन एंगल यहाँ पे बोला हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेकिंग एन एंगल। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये हमारा कितना एंगल है, थीटा का एंगल है, किससे, नॉर्थ से, और ये जो एंगल है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम इसके बाद के जो क्वेश्चन है 124 के बाद के ये सारे जो क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसके पीछे का कंसेप्ट जो है आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।